नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समीक्षा दर्पण और हम आज बात करने जा रहे हैं हाल ही में 4 दिसंबर 2020 को घोषित ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव नतीजों के बारे में। वैसे तो किसी भी नगर निगम का चुनाव लोकल मुद्दों जैसे कि सड़क, सीवरेज, बिजली और पानी जैसे मुद्दों तक ही सीमित रहता है, पर इस बार हैदराबाद नगर निगम के चुनाव का रोमांच किसी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से कम नहीं था। और इस चुनाव में लोकल मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान, राष्ट्रवाद, आर्टिकल 370, परिवारवाद, निजाम कल्चर जैसे मुद्दे जोर शोर से जनता के बीच गूंजे। हैदराबाद नगर निगम सभी दलों के लिए राजनीतिक और आर्थिक तौर पर काफी अहमियत रखता है, क्योंकि ये नगर निगम 4 जिलों हैदराबाद, मिडचाल, रंगारेड्डी और संगारेड्डी तक फैला हुआ है और इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र और तेलंगाना लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। इस नगर निगम का सालाना बजट लगभग 5,500 करोड़ का है और तेलंगाना राज्य की जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। 1 दिसंबर को 150 सीटों पर हुए चुनाव के अंतर्गत 4 दिसंबर को 149 सीटों के नतीजे घोषित किए गए और एक वार्ड की मतगणना पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। 1 दिसंबर को हुए चुनाव में 74.67 लाख मतदाताओं में से 34.50 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस तरह केवल 46.55% मतदान ही हुआ। इस बार ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में मतपत्र बैलेट पेपर का उपयोग किया गया था। अब हम बात करते हैं इन चुनावों में किस दल का स्ट्राइक रेट कैसा रहा। इस चुनाव में विभिन्न दलों को हुए नफा नुकसान और उनके स्ट्राइक रेट को हम इस टैली से समझ सकते हैं। टीआरएस कुल उम्मीदवार 150, जीते 55, 2016 में जीते थे 99, 44 सीटों का नुकसान, स्ट्राइक रेट 30%। पार्टी बीजेपी कुल उम्मीदवार 149, इस बार जीते 48, 2016 में जीते थे 4, 40 सीटों का फायदा, स्ट्राइक रेट 48%। AIMIM कुल उम्मीदवार 51, जीते 44, 2016 में जीते थे 44, ना नुकसान ना फायदा, स्ट्राइक रेट 86%। कांग्रेस कुल उम्मीदवार 140, जीते 2, 2016 में जीते थे 2। वैसे तो ओवैसी का स्ट्राइक रेट 86% रहा और पिछले चुनाव के मुकाबले ना ही उनको कोई फायदा हुआ और ना ही कोई नुकसान। अब हम बात करते हैं कि किस दल की क्या स्थिति रही इन चुनाव में और भविष्य में राजनीतिक तौर पर इनका क्या क्या असर हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की रीजनल पार्टी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति की, जो कि 55 सीटें जीतने के साथ और सबसे बड़ा दल के रूप में उभरने के बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफी खराब रहा है और 99 सीटों से घटकर उसकी संख्या 55 पर पहुंच गई। वैसे तो पिछले महीने ही दुबका सीट पर हुए उपचुनाव में, जो कि टीआरएस के पास थी, बीजेपी ने वहां पर करीबी अंतर से जीत हासिल करके अपनी जीत का शंखनाद कर दिया और इस जीत से बीजेपी काफी उत्साहित थी, क्योंकि यह सीट मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के साथ ही लगती है, जिसे कि बीजेपी ने सरकार में होने के बावजूद टीआरएस से छीन लिया और इससे उसे भरोसा हो गया कि लोग मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर खुश नहीं है और उनका मूड बदल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार टीआरएस की हार की वजह उनकी पार्टी में परिवारवाद का वर्चस्व, बढ़ती बेरोजगारी और हाल ही में प्रदेश में आए बाढ़ से निपटने में सरकार की नाकामी रहे हैं। जैसा कि परिणामों में भी देखने में आया है कि बीजेपी को इन्हीं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादा सफलता मिली। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। इस नगर निगम के चुनाव में भले ही बीजेपी स्पष्ट बहुमत के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई हो, लेकिन उसका प्रदर्शन इन चुनाव में किसी जादू से कम नहीं रहा, क्योंकि मात्र 2016 में 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 12 गुना अधिक 48 सीटें लेकर टीआरएस और ओवैसी के गढ़ में लंबी छलांग लगाने में सफल रही। बीजेपी ने इस छोटे से लोकल स्थानीय निकाय के चुनाव को भी राष्ट्रीय चुनाव में बदल दिया और उसने अपने तमाम बड़े नेताओं, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, देवेंद्र फडणवीस, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य आदि ने स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी जोर शोर से उठाए, जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और भाजपा को जिसका फायदा मिला। बीजेपी, जिसको कि हिंदी पार्टी माना जाता है और जो अब तक कर्नाटक को छोड़कर
मिलाकर दक्षिण के अन्य राज्यों में अपनी दमदार मौजूदगी नहीं दर्ज कर पाई है, ये जीत बीजेपी को दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में पैर पसारने में राहत देगी, जिसके लिए वो बरसों से जी तोड़ मेहनत कर रही है। वर्तमान में तेलंगाना की 119 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के केवल 2 विधायक हैं और 17 लोकसभा सीटों में से उसके केवल 4 सांसद हैं। इन चुनावों की जीत से भाजपा का मनोबल और बढ़ गया है, जिससे कि दक्षिण भारत में उसके बढ़ते हुए प्रभाव के साथ साथ आने वाले 2023 के तेलंगाना विधानसभा के चुनाव के लिए और अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए भी वो काफी उत्साहित नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद के चौथी बार सांसद बने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। AIMIM ने इस बार भी अपनी पिछले 2016 के चुनाव की टैली को बरकरार रखा है, यानी कि पिछले बार की तरह इस बार भी उसे 44 सीटों के ऊपर जीत मिली है, जबकि इस बार उसने पिछले चुनाव के 60 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ा और पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद इस बार तीसरे नंबर पर जा पहुंची। ओवैसी ने अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों और परंपरागत गढ़ पुराने हैदराबाद में ही अपने उम्मीदवार उतारे। ओवैसी ने बीजेपी की जीत को रोकने के लिए 99 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा ताकि वोटों का बंटवारा न हो सके और बीजेपी और टीआरएस में सीधी टक्कर हो सके, लेकिन बीजेपी को इससे कोई खासा नुकसान नहीं हुआ। ओवैसी ने 5 दलित हिंदू उम्मीदवार भी चुनाव में उतारे, जिसमें से 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। कुल मिलाकर ओवैसी का ना वोट परसेंट गिरा, ना ही सीटों का नुकसान हुआ। अब तक की बनी हुई संभावनाओं के अंतर्गत ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण अकेले अपने दम पर मेयर बनाने में सक्षम नहीं है और किन्हीं 2 पार्टियों को साथ आना ही होगा। और जैसे कि वर्ष 2016 में भी ओवैसी के समर्थन से टीआरएस का मेयर बना था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवैसी की छवि अब वोट कटवा न होकर एक राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के लीडर और माइनॉरिटी वोट बैंक का चेहरा बनकर उभर रही है, जिसका सबूत हाल ही में हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर उनका हिंदी राज्य बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीतकर भी सामने आया। अब हम अंत में बात करते हैं कब और कैसे होगा मेयर का चुनाव। हैदराबाद नगर निगम में मेयर का पद इस बार महिला के लिए आरक्षित है और जानकारी के अनुसार इसको फरवरी में भरा जाएगा, क्योंकि वर्तमान नगर निगम का कार्यकाल अभी फरवरी तक है। गौरतलब है कि मेयर के चुनाव के लिए चुने हुए कॉर्पोरेशन मेंबर के साथ साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी वोट डालेंगे। बता दें कि एक्स ऑफिशियो का मतलब है हैदराबाद नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी एमएलए, एमपी आदि होंगे उनको भी मेयर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा। जानकारी के अनुसार इस निगम के अंतर्गत 52 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, जिनमें से कि 7 मेंबर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो अपने वोट का अधिकार किसी और कॉर्पोरेशन या काउंसिल में यूज कर चुके हैं। बाकी बचे 45 मेंबरों में टीआरएस के 31 मेंबर्स, AIMIM के 10, बीजेपी के 3 और कांग्रेस का 1 मेंबर है। फिलहाल कुल मिलाकर हैदराबाद नगर निगम के मेंबरों की संख्या चुने हुए 150 मेंबर के साथ और 52 एक्स ऑफिशियो मेंबर के साथ 195 बन रही है, जिसमें से कि किसी भी पार्टी के मेयर के लिए लगभग 98 वोटों की जरूरत होगी, जो कि वर्तमान में किसी भी पार्टी के पास उपलब्ध नहीं है। सबसे आगे चल रही टीआरएस भी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 10 वोटों से जादुई आंकड़ों से पीछे चल रही है और ऐसे में उसको भी AIMIM के समर्थन की जरूरत होगी। ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कैसी राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी और हैदराबाद नगर निगम में किस पार्टी का मेयर और उप मेयर बन पाएगा। लेकिन हैदराबाद के स्थानीय नगर निगम के चुनाव में जहां एक और राष्ट्रीय स्तर की चुनाव परिस्थितियां और मुद्दे देखने को मिले, वही बीजेपी के लिए ये जीत मिशन दक्षिण भारत के लिए संजीवनी सिद्ध होगा और इस चुनाव में धर्म और राष्ट्रवाद के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण भी देश के लिए एक नए राजनीतिक माहौल की शुरुआत भी है। वैसे देखा जाए तो ओवैसी के पक्ष में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी को अब तक कुल मिलाकर फायदा ही पहुंचाता रहा है और अगले वर्ष आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी जहां पर 28 से 30% तक मुसलमान हैं और जो अब तक ममता बनर्जी के वोटर माने जाते रहे हैं, वहां ओवैसी के अकेले चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी के राष्ट्रवाद की छवि के दम पर उसकी जीत की राह कहीं ना कहीं आसान हो सकती है।